Hello students, welcome to YouTube channel of 40 Plus Academy. In this lecture we are going to continue with our course of Power Engineering and Refrigeration, which is there in semester 5 of Diploma MSBT for Mechanical Engineering. In previous lecture of this subject we have already completed with Carnot cycle, and if you have not seen that video, the I button on the right side of your screen will take you over there, and I will also provide the link of Carnot cycle lecture in the description box. So let us start what we are going to understand and study properly today, and that is nothing but Otto cycle. So we are going to start with Otto cycle, which is also called as constant volume cycle. All these things we have already studied in our previous lecture, students, and if you know, I have told you Carnot cycle हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ऑटो साइकिल पढ़ेंगे, फिर डीजल साइकिल पढ़ेंगे, जो डुअल साइकिल, फिर लास्ट में डुअल साइकिल, जिसमें से कैरनॉट साइकिल हमारा खत्म हो चुका है और आज का हमारा टॉपिक है ऑटो साइकिल. ठीक है, तो ऑटो साइकिल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. ये अपने प्रीवियस लेक्चर से स्लाइड्स हैं जो हमने ऑटो साइकिल कैरनॉट साइकिल्स किए थे. कैरनॉट साइकिल का ये बच्चों पीवी डायग्राम हमने किया था, तो ये सब आपको मिल जाएगा. आपके आई बटन दिख रहा है आपके राइट साइड में स्क्रीन के, वहाँ से. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज नथिंग बट ऑटो साइकिल. हम ऑटो साइकिल पे आ जाते हैं और यहाँ से ऑटो साइकिल को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखनी ऑटो साइकिल के बारे में कि इसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं. ये क्यों बोलते हैं ये लेक्चर के आगे आप पूरे अच्छे से समझ जाओगे. ठीक है, तो सबसे पहला, अगर आपको ऑटो साइकिल के बारे में या फिर किसी भी साइकिल के बारे में पता होगा, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया है कि जो पहला स्ट्रोक होता है बच्चों उसको हम लोग सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं. द सेकेंड स्ट्रोक इज नथिंग बट कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, एंड द थर्ड वन इज एक्सपांशन स्ट्रोक, फोर्थ वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक. अंडरस्टूड? ओके, कोई प्रॉब्लम है? देखो सिंपल सी बात, पहले हमने खाना खाया, फिर खाना पचाया, फिर थोड़ा ताकत मिला, एनर्जी मिला, यहाँ एनर्जी मिला, और फिर हमने एग्जॉस्ट गैस बाहर निकाल दिया. बस यही प्रोसीजर इंजन का भी है, कोई कुछ अलग नहीं है. सबसे पहले सक्शन मतलब हम लेते हैं, ठीक है, क्या? खाना खाएंगे बच्चों, वी विल ईट फूड. आफ्टर दैट कॉम्प्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, कॉम्प्रेस करेंगे उस फूड को. अंडरस्टूड? और फिर हम लोग को एनर्जी मिलेगा, दैट इज नथिंग बट एक्सपांशन स्ट्रोक, एंड फाइनली हम लोग उसको एग्जॉस्ट कर देंगे. तो आवर बॉडी ऑल्सो वर्क्स लाइक एन इंजन, एंड यू कैन सी हियर क्वाइट क्लियरली. सो लेट अस स्टार्ट विथ the Otto cycle. The most important thing while studying any particular cycle, whether it is Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycle or dual cycle, the most important thing that you should remember is the processes in that cycle. What are the processes in that cycle? So first we will see about the PV diagram of Otto cycle. As on your screen you can quite clearly see the PV diagram of Otto cycle and also the TS diagram of Otto cycle. But in this derivation that we are going to solve for Otto cycle, the most necessary and important thing is nothing but PV diagram. Okay, so first we will study about the processes. First let us understand what actually four processes are there in PV diagram, or you can say in Otto cycle. First process 1 to 2 is isentropic compression. The first process is isentropic compression. Second process is constant volume. That means for 1 to 2, the process from 1 to 2 is isentropic compression. 1 से लेकर 2 तक हम लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रेस कर रहे हैं अपने वर्किंग मटेरियल को, वर्किंग लिक्विड फ्लूइड को. उसके बाद 2 to 3 में बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम हीट ऐड होता है. 2 to 3 में हीट एडिशन होता है, यहाँ से हीट ऐड होगा. सो QA इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज गेटिंग एडेड फ्रॉम बिटवीन प्रोसेस 2 to 3.
Now let us talk about process 3 to 4. From process 3 to 4, again it is isentropic expansion. यहाँ पे expansion हो रहा है. Okay, and here you can see there is compression. Understood? And finally, from 4 to 1, you can quite clearly see that heat is rejected. QR is rejected. That means you can say Q for heat, R for rejected. So from process 4 to 1, heat is getting rejected. Understood? So these are the 4 processes. So while understanding Otto cycle, the most important thing that you should remember, there are 2 isentropic process. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का ही नाम होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है. तो अगर आपको एग्जाम में आपने एग्जाम में अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस लिखा इसको आइसेंट्रोपिक की जगह तो भी चलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा, नो इश्यू. अंडरस्टूड? सो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस आर देयर एंड यू कैन सी 2 constant volume process. And you know what is constant volume process called as? Constant volume process को बच्चों हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं. आइसोकोरिक प्रोसेस. Constant volume process is also called as isochoric process. I have already explained you these all things. Here you can see that constant volume process is an isochoric process. This is the slide of previous lecture. That means if you will study each and every video, you can quite easily understand the subject power engineering and refrigeration. Okay, इसमें का हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जो कि इंटरनल कंबशन इंजन है, फर्स्ट चैप्टर का नाम. तो देख सकते हो मैंने चारों प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर दिया है. 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस इज देयर and 2 constant volume process. Remember one thing, heat is added during constant volume process and heat is also rejected during constant volume process. So the most important thing you have done, PV diagram, most important. वो चारों साइकिल में से कोई भी साइकिल हो, चाहे कैरनॉट साइकिल हो, चाहे ओटो साइकिल हो, चाहे ड्यूअल साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर यहाँ पे कुछ है तो बच्चों आप देख सकते हो, ये हमारा पीवी डायग्राम है. तो 1 मिनट आप जरा देख लो, मैं आपको 30 सेकेंड्स देता हूं ताकि आप ये पूरा पीवी डायग्राम समझ सको और चारों प्रोसेस समझ सको. ठीक है. हो गया, चारों प्रोसेस समझ गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ओके फाइन. अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने के पहले वापस एक बार प्रोसेसेस को बता देता हूँ. 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है. अब आपको यहाँ आगे क्या समझना है? QA. व्हाट इज QA? QA is the amount of heat absorbed. Amount of heat absorbed. Rejected नहीं, absorbed. Okay, absorbed. What is QR? QR is the amount of heat rejected. Amount of heat आएगा ना यहाँ पे, heat, यहाँ पे heat rejected. Okay. क्या डेरिवेशन क्या कर रहे हैं? एफिशिएंसी निकालने का. एफिशिएंसी निकालेंगे अभी ऑटो साइकिल का, जैसे कैरनॉट का निकाला था वैसे ये भी करेंगे. तो यहाँ पे देखो क्या होगा, फॉर्मूला CV T3 minus T2. This is your heat supplied or heat absorbed. Similarly, heat rejected is CV T4 minus T1.
Now let us move to the cycle. You know very well, between 1 to 2, between the process 2 to 3, heat is absorbed. QA is the amount of heat absorbed. अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस प्रोसेस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. व्हाट इज कांस्टेंट हियर? वॉल्यूम. फॉर प्रोसेस 2 and for process 3, volume is same, V2 is equal to V3. So this is constant volume process. That is why CV I have used. If it is constant pressure process, in that case we will use specific heat at constant pressure, CP. We will use the formula CP in place of CV. But this is constant volume, so we are going to use CV only. And here also for process 4 to 1, it is constant volume. That is why for process 4 to 1 also, process 4 to 1, 4 to 1 is also constant volume. That is why we are using CV over here. Understood everyone? Understood students? Fine. Now tell me work done. What is the formula of work done here? Work done is given by the formula heat absorbed minus heat rejected. That is nothing but CV T3 minus T2 minus CV T4 minus T1. Now, how you will calculate the efficiency of any cycle? I'm not particularly talking about Otto cycle. Efficiency of Carnot cycle, Otto cycle, dual cycle or diesel cycle. For efficiency of anything, what you are going to do? You need to know the work done. If you know the work done upon amount of heat added, that will provide you the efficiency. So what is work done? You know the formula for work done. I have already calculated here. CV T3 minus T2 minus CV T4 minus T1 upon CV T3 minus T2. Understood everyone? Now what I can do next, what I will do is I will separate the numerator and denominator. I will keep this term with this and again the denominator with this second part. So it will be like this: T3 minus T2 upon CV T3 minus T2 minus CV T4 minus T1 upon CV T3 minus T2. So what is going to happen over here? You will see this 2 will get cancelled and the CV will get cancelled. So what is remaining? The efficiency of Otto cycle will be is equal to 1 minus T4 minus T1 upon T3 minus T2. This is what we got till now. This is nothing but efficiency of Otto cycle. Understood? But we will further solve this and we will try to express efficiency, always express efficiency in terms of compression ratio. Now what is compression ratio? I have already told you in previous lecture, explained you that. But right now I am going to directly write the formula for compression ratio. Okay, so in this diagram let us see what can be our compression ratio. Compression ratio we can use over here. What is the compression ratio we can use? Everyone, come on, tell me. What is the compression ratio? Compression ratio will be available at constant volume processes. जहां पे constant volume process है वहीं पे compression ratio होगा. ऐसा कुछ देखो, एक सिस्टम होता है हर चीज, तो याद रखना. जहां अभी देखो यहां पे वॉल्यूम कॉम्प्रेस हो रहा है क्या? V2 और V3 पे नहीं. अरे जब V2 और V3 का वॉल्यूम सेम है तो ये कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है.
V1 और V4 का वॉल्यूम सेम है तो ये कॉम्प्रेस तो हो नहीं रहा है। सो मुझे बताओ प्रोसेस 2 से 3 के बीच में कॉम्प्रेशन रेशियो नहीं आएगा ना, और सेम प्रोसेस 4 से 1 के बीच में नहीं आएगा क्योंकि कॉम्प्रेस हो ही नहीं रहा है ना, सेम है ना। तो 1 और 2 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? 1 और 2 के बीच में, एंड 3 एंड 4 के बीच में। तो इसमें जो लोवेस्ट रहता है ना उसको टॉप पे रखने का, ओके सॉरी, जो हाईएस्ट रहता है उसको टॉप पे रखने का। V1 इज द हाईएस्ट, इट विल बी ऑन टॉप। V2 इज द लोवेस्ट वॉल्यूम, ये लोवेस्ट है V2। अच्छा मुझे एक बात बताना, V2 बड़ा है, V2 इज ग्रेटर या V1 इज ग्रेटर? ये पॉइंट बड़ा है कि ये पॉइंट बड़ा है? ऑब्वियसली जो ज्यादा दूर है एक्स ओरिजिन से वो बड़ा होगा, मतलब V1 इज ग्रेटर। सो द compression ratio in this case will be R will be is equal to V1 by V2, and also one more compression ratio is there. Here also you can see which one is greater, V4 is greater, so it will be V4 by V3. So we are having the compression ratio here, R is by which we will denote the compression ratio, V1 by V2 is equal to V4 by V3. So this is your compression ratio, and we are going to convert our temperature in terms of volume. And for converting temperature in terms of volume, the most important thing is thermal engineering. In semester 4 you have already studied thermal engineering, and in that subject you have already done all those things. In thermal engineering you have already studied with the processes. You have done the process. Which are those? Isochoric, isobaric, reversible adiabatic, isothermal. All this you have already done in your thermal engineering, so I'm not going to discuss all these processes. And if you don't know these processes and what are the formulas in these processes, I will make a separate video for you guys. So till now you just remember the things that I'm telling you right now, and that will help us to end this auto cycle quite easily. So don't worry, I will make a separate video based on processes, and I will teach you each and every formula over there. Okay, so now let us continue with, हाँ यहाँ तक हो गया था, सबको यहाँ समझ गया? कॉम्प्रेशन रेशियो तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेशियो पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब प्रोसेस 2 to 3 की बात करते हैं। प्रोसेस 2 से 3 के बीच में क्या हो रहा है? फॉर प्रोसेस 2 to 3, what is that process 2 to 3? Tell me first of all. Process 2 to 3, just a second. Process 2 to 3 is, here you can see this process 2 to 3 is constant volume process, and process 1 to 4 is constant volume process. In this process we are not going to do anything different, but the problem is we are going to look at process 1 to 2. प्रोसेस 1 to 2 ध्यान से देखो, ये 1 से 2, 1 से 2 कौन सा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक। कौन सा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक, जिसको हम लोग रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक भी बोलते हैं। तो प्रोसेस 1 to 2 देखते हैं, 1 से 2। प्रोसेस 1 to 2 इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आप जानते हो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक चीज आपको याद रखना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू गामा -1। अब ये कहां से आया? तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में। वैसे ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और यू कैन से रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दोनों एक ही हैं, याद रखना। आपके थर्मल इंजीनियरिंग में यू हैव ऑलरेडी डन। सो T2 by T1 is equal to V1 by V2 raised to gamma -1. So here you can see T2 will be is equal to T1 V1 by V2 raised to gamma -1. Understood? ये T1 को राइट साइड में लेके गए। नेक्स्ट, therefore T2 will be T1 अपॉन, अच्छा व्हाट इज V1 by V2? व्हाट इज V1 by V2?
V1 by V2 is R. So in place of V1 by V2 we will put R. Just a second, V1 by V2 की जगह R raised to gamma minus 1 हो जाएगा. Where R is, what is R here? R is equal to compression ratio. Understood? Now similarly we will look process 3 to 4 also here. For process 3 to 4. For what is 3 to 4 process? It is also isentropic process. Isentropic process. In this also we are going to make the same relation here. T3 by T4 will be is equal to V4 by V3. Remember one thing, in this case you can see temperature and volume are inversely proportional. Temperature and volume are inversely proportional. Just a second here, because यहाँ पे जब आप 3 लिख रहे हो तो उसके सामने आप 4 लिख रहे हो, जब 4 लिख रहे हो तो उसके सामने 3 लिख रहे हो. तो ये याद करने का एक तरीका है, आप इतना याद रखो, जब 3 लिखोगे 3 के सामने 4 आएगा और 4 के सामने 3 आएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे T3 मिलेगा हमको T3 विल बी इज इक्वल टू T4 V4 by V3 gamma minus 1. Okay, so similarly I can say T3 will be is equal to T4 into, यहाँ पे देखो ये V4 by V3 का वैल्यू भी compression ratio होता है R. So here also we are going to get R raised to gamma minus 1. So आपको दो चीजें मिल गई, T3 मिल गया इन टर्म्स ऑफ T4 एंड T2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ T1. अब कुछ नहीं करना है, बस T2 जहाँ आया था ये T2 की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है और यहाँ पे T4 की जगह आपको सब्स्टिट्यूट करना है. ये सब्स्टिट्यूशन आपको करना है T2 की जगह और T3 की जगह, T2 की जगह और T3 की जगह आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, आपका काम हो जाएगा. ओके, सो लेट अस substituting values. Now what you have to substitute, आपको क्या मिला था? Efficiency of Otto cycle is, what you have got over here, tell me just, 1 minus T4 minus T1 upon T3 minus T2, ये आपको मिला था. अब यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 माइनस ऊपर आएगा, T4 माइनस T1 को ऐसे ही रखना है, इसको कुछ नहीं करना है. न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को जरा ध्यान से देखो, आपको T3 की जगह ये पुट करना है T4. इन प्लेस ऑफ T3 यू हैव टू पुट T4 R रेज टू गामा माइनस 1. फिर बीच में क्या दिख रहा है? बीच में यहाँ माइनस है, देखो बीच में माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया. T2 की वैल्यू क्या आई थी? T2 की वैल्यू आई थी T1 इंटू R रेज टू गामा माइनस 1. अंडरस्टूड? सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर, माइनस 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन, ये देखो कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखना बच्चों. यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर. ये है ना, ये R रेज टू गामा माइनस 1, तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो. R रेज टू gamma minus 1 is constant. I have already taken it outside. Now what is that which we are getting here? T4 minus T1. T4 minus T1 मिल गया. अब मुझे बताओ क्या होने वाला है, क्या करूँ बता दो. सर कैंसिल कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. व्हाट इज रिमेनिंग? 1 माइनस 1 अपॉन R रेज टू गामा माइनस 1. ये गामा है. अच्छा, व्हाट इज गामा? कुछ याद है किसी को? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स. क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक इंडेक्स. इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 1.4. डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है. ओके, तो ये हमारा एफिशिएंसी है ओटो साइकिल का. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया है. दिस इज अवर एफिशिएंसी एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. समझ गया कितना मेहनत था? ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये डायग्राम आना चाहिए, सब प्रोसेसेस पता होना चाहिए. और रह गई बात प्रोसेस की,
वो तो थोड़ा आप पढ़ लो कहीं से, और नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के नीचे बोल दो, मैं नया वीडियो बना दूंगा सिर्फ प्रोसेसेस पे। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड विथ एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डीजल साइकिल भी करेंगे और डुअल साइकिल भी करेंगे ऐसे ही, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो काम का पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑटो साइकिल के बारे में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड ओवर हियर। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ऑटो साइकिल इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं हम इनको, समझा? ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको देखो जरा एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन आर रेज टू गामा माइनस 1। मतलब एफिशिएंसी का फॉर्मूला ध्यान से देखो, क्या मिला है आपको फॉर्मूले में, ऐसा कुछ बड़ा चीज इतना कुछ नहीं, सिर्फ क्या है आर। आर आर मतलब क्या? आर मतलब कॉम्प्रेशन रेशियो। तो इसका मतलब फॉर्मूले में सिर्फ आर आ रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन कॉम्प्रेशन रेशियो। किस पे डिपेंड होता है? कॉम्प्रेशन रेशियो। मतलब अगर कॉम्प्रेशन रेशियो चेंज होगा तो एफिशिएंसी चेंज होगा, समझा? लेकिन अब क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनो। इफ compression ratio increases, then efficiency also increases. Very important for GATE and SSC JE exams. What you should remember, if compression ratio increases, efficiency increases. आप पूछोगे सर कैसे और क्यों? देखो जरा समझो, ये वैल्यू जितना छोटा रहेगा, समझा? या फिर आप ऐसे बोलो, ये वैल्यू जितना बड़ा रहेगा, यहाँ पे 1 माइनस आना है। 1 माइनस अगर आप देखो 1 माइनस 0.5 मिला तो 0.5 मिलेगा, मतलब एफिशिएंसी 50%। 1 माइनस 0.3 मिला तो आंसर क्या आता है? 0.7। देखो 1 माइनस 0.3 तो आंसर कितना आएगा? 0.7। 0.7 मतलब 70%, बरोबर। 1 माइनस 0.2 आया तो 0.8 आंसर आएगा, मतलब 80%। इसका मतलब ये वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए, ये वैल्यू बहुत छोटा होना चाहिए, ये वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्मॉल। मत एक चीज याद रखो, किसी भी चीज को स्मॉल बनाना है तो उसका डिनोमिनेटर ज्यादा कर दो, बड़ा कर दो, मतलब आर की वैल्यू बढ़ा दो। इसका मतलब आर अगर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी फॉर योर गेट एग्जाम एंड फॉर योर SSC JE एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर IAS एग्जाम। कंपैरिजन करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो इस तरीके से एक और साइकिल ख़त्म कर लिया है, और मैं आपको बता देता हूँ ऑटो साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में हो गया, SSC JE में हो गया, IAS के एग्ज़ाम में हो गया, बहुत बार पूछा गया है। हर क्वेश्चन पेपर में इसका कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है, या तो थ्योरेटिकल कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। जैसे थ्योरेटिकल मतलब जैसे ये बताया आपको, तो इसको काफ़ी अच्छे से आप करो, और आपके एग्जाम में या तो डेरिवेशन आएगा, या तो न्यूमेरिकल, दोनों में से एक चीज गारंटीड 100% आएगा। सो प्लीज, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो सबसे पहले तो आप लाइक का बटन दबा दें, और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो please subscribe the video and share it with your friends. Thank you very much. In the next lecture, in the next video, we are going to understand in the same way diesel engine, and finally we are going to understand dual cycle, and after that we are going to solve at least 2 sums of Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycle and dual cycle, because this chapter number 1 has a weightage of 20 to 25 marks, and this is the most important chapter. And if you are able to understand this chapter quite clearly, next chapter and after that all the chapters will be quite easy for you. So guys, thank you very much. Goodbye.